बच्चों आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बच्चों हम पढ़ चुके हैं। जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों यदि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है तो इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री तो बनेगी ही बनेगी। तो उसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड सारी बातें बच्चों हम डिस्कस करेंगे। ऐसा समझिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने यदि पढ़ा है 2 डायमेंशनल वाला, तो वो पूरा ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या सीखा था बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। बच्चों ऐसे ले लीजिएगा, मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं बच्चों A और B। पॉइंट A है Z1 और पॉइंट B है Z2। बच्चों यदि मैं Z1 को कहता हूं x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को कहूं x2 प्लस आयोटा y2, मैंने पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हो गए x1 कोमा y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हो गए x2 कोमा y2। तो बच्चों डिस्टेंस AB कितना आएगा? डिस्टेंस AB नॉर्मल जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसे आएगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ऐसा बच्चों आएगा। अब बच्चों इसको आप ध्यान से देखो, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। तो यदि हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि मैं माइनस कर देता हूं, z1 माइनस z2 कर देता हूं, तो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 माइनस y2 आएगा और ये उसका क्या होगा? मॉडुलस होगा। तो डिस्टेंस AB कोई और नहीं है, ये मॉड ऑफ z1 माइनस z2। बच्चों वैसे तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज पहले भी कर चुके हैं इसी चैप्टर में। यदि 2 पॉइंट्स हैं Z1 और Z2 तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। सो डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अब बच्चों बेसिकली हमें यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कशन सब करना है वो बेसिकली यदि कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में समझिए कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसको आपको समझना कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही बेसिकली हमें सीखना है। इससे बहुत ज्यादा कुछ अलग सीखने की जरूरत नहीं है। उससे यदि कुछ बहुत ज्यादा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन बनेगा तो भाई हम उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर लेंगे, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके। तो मेन काम हमारा क्या है? एक गिवन इक्वेशन को देखना, समझना कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मेनली यही बच्चों में डिस्कस करना है। आइए शुरू करते हैं कहानी भी। अब बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या क्या लोकस से रिलेटेड चर्चा करते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए भी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझते जाना भाई। थ्योरी बस याद कर डालो, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। पॉइंट A है Z1 और पॉइंट B है Z2। एक बच्चों वेरिएबल पॉइंट P हमने ले लिया और उसको कहा Z। ये वेरिएबल पॉइंट है, फिक्स नहीं है, वेरी करेगा। अब बच्चों यदि मैं कहूं कि PA इक्वल्स टू PB है, PA इक्वल्स टू PB है, इफ PA इक्वल्स टू PB देन locus of P, देन locus of PH। तो P का लोकस क्या होगा बच्चों? ये सिंपल जो मैंने ज्योमेट्री पढ़ी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे हम जानते हैं कि भाई यदि PA और PB दोनों इक्वल हो गए, जैसे यहां मैं बना के देखूं, यदि PA इक्वल्स टू PB है तो जो Z होगा वो यहां, जो पॉइंट P होगा यहां मूव करेगा इस लाइन पे। ये कौन सी लाइन है? इस लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इस लाइन पे कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए तो उसका इन दोनों से डिस्टेंस सेम आएगा। सो लोकस ऑफ PH परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB।
ये बच्चों कोऑर्डिनेट से जानते हैं। अब इसी बात को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई? पी ए मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस z2। ये पीबी है भैया, पी ए इक्वल्स टू पीबी। तो ये पी ए इक्वल्स टू पीबी, देन z लाइज ऑन, z कहां लाई करेगा भाई? z कहां लाई करेगा? लाइज ऑन द परपेंडिकुलर, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ line segment joining z1 and z2। इसको एक बच्चा ऐसे भी कह सकता है कि इसका जो लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। यदि बहुत छोटी मोटी बात की जाए तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्ट्रेट लाइन ही तो होगा। तो कई बार तो इतने आसान क्वेश्चन बना दिया जाता है कि मॉड z माइनस z1 इक्वल टू मॉड z माइनस z2, इसका लोकस बताओ क्या होगा? तो स्ट्रेट लाइन होगा। ये बहुत मोटा सा आंसर हुआ, स्ट्रेट लाइन होगा। और थोड़ा बारीकी में आपको जाना है तो फिर हम क्या कहेंगे, जो z का लोकस है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बच्चों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी स्ट्रेट लाइन ही होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट आते हैं भाई। ये तो आप समझ लो जो क्वेश्चन मेनली आते हैं वो जेईई एडवांस में ही आते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन मेंस में भी आ जाता है। बिल्कुल डायरेक्ट इक्वेशन से आता है सब जगह। जैसे एक क्वेश्चन अभी मैं आपको कराता हूं, एक क्वेश्चन चलिए आगे लिखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों अभी 2019 में पूछा गया था, ये जेईई मेंस में। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? द इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1 रिप्रेजेंट्स। क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी आपसे पूछा गया था। ऑप्शन भी आपको गिवन थे भाई। पहला ऑप्शन था भाई अ सर्कल ऑफ रेडियस 1/2। सेकेंड ऑप्शन था बच्चों ए सर्कल ऑफ रेडियस 1। एंड नेक्स्ट ऑप्शन the line passing through the origin and having slope 1। और लास्ट ऑप्शन था बच्चों the line passing through origin and having slope -1। ये बच्चों इस तरीके के ऑप्शन थे आपके पास। तो बच्चों यदि ध्यान से इसको मैं देख पा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? z का आयोटा से डिस्टेंस और z का 1 से डिस्टेंस इक्वल है। डायग्राम बनाओ भैया, डायग्राम। ये बनाया रे इमेजिनरी एक्सेस, ये बनाया रियल एक्सेस। अब एक पॉइंट इसमें ले लो 1 और एक पॉइंट ले लो इसमें आयोटा। ये है बच्चों आयोटा और ये है 1। तो ये बच्चों एक लाइन सेगमेंट बन के तैयार हुआ। अब देखिएगा z कहां है? z का इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस इक्वल है। तो बच्चों यदि इन दोनों से डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब z कहां लाई करेगा? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो और इसको बाइसेक्ट करके जाए। ये भाई यहां परपेंडिकुलर होगी और इसको बाइसेक्ट करके गई। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ओरिजिन से पास करेगा, इसके लिए दिमाग मुझे लगाना नहीं है, दोनों ऑप्शन में ही ओरिजिन लिखा है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि इसका स्लोप कितना होगा, 1 होगा कि -1 होगा? कोई भी बता देगा भाई, कोई भी बता देगा कि स्लोप इसका कितना होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ गया, काम खत्म हुआ। अब भाई एक बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे याद ही ना हो कि दोनों से डिस्टेंस इक्वल होने पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है। तो वो कैसे कर सकता था इसको? वो ऐसे कर सकता है, एक वेरिएबल पॉइंट यहां ले लीजिएगा z, मतलब कि x, y। ये पॉइंट है 1, 0 और ये पॉइंट वास्तव में होता है 0, 1।
अब इससे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल पुट कर दीजिएगा बच्चों। तो यहां से यदि मैं मोड ऑफ z माइनस आई इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस 1 का स्क्वायर कर देता हूं, तो मोड ऑफ z माइनस आई का स्क्वायर मतलब इसका इससे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। यदि ये डिस्टेंस भी ऐसे ना समझ में आए, आप डायरेक्टली x को मतलब z को x प्लस आयोटा y लिखेंगे तो भी ये इक्वेशन आ जाएगा। यहां बनेगा बच्चों x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। अब बच्चों इसको उधर ले जाओ तो ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेसिकली x इज इक्वल टू y आ रहा है। तो ये देखिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन है और जो ओरिजिन से पास करता है और इसका स्लोप 1 के इक्वल है। तो भाई यदि आपको ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं आता, आपने पढ़ा ही नहीं ज्योमेट्री, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आप z को x प्लस आयोटा y लिख के सॉल्व करेंगे तो कोई इक्वेशन आ जाएगा और फिर जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है उससे आप उसको बता सकते हैं वो किसका इक्वेशन है। लेकिन इससे काफी लेंदी हो जाता है और कई बार कुछ छोटी मोटी गलतियां भी इसमें होने के चांसेस होते हैं। इसलिए यदि डायरेक्ट आपको याद होगा तो नहीं तो गलत होने वाला है और डायरेक्ट ही आंसर आ जाने वाला है। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन बच्चों। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं IIT JEE में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा, then mod of w equals to 1 implies that in the complex plane z lies on first option, lies on imaginary axis, second option real axis, third option lies on unit circle and last option none of these। ये देखिएगा जी। तो देखिए क्या गिवन है आपको, जो गिवन है सीधे सीधे उसी को लिखता चलता हूं। आपको कहा है कि मोड ऑफ w इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ w का वैल्यू ले लो, मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1 है। बच्चों अलग अलग मॉडुलस किया ही जा सकता है, तो यहां से रिलेशन कुछ ऐसा लग रहा है, मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा z इज इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस आयोटा। अब भाई देखो ये कुछ वही डिस्टेंस इक्वल वाला फॉर्मूला तो बन रहा है, बस थोड़ी सी गड़बड़ इसमें है। इसमें ये z के साथ माइनस आयोटा आ गया है, तो यहां से माइनस आयोटा में हटाना है। भाई फॉर्म कैसा था, मोड ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू मोड ऑफ z माइनस z2, तो z तो अकेला होना चाहिए ना। तो यहां से क्या कीजिएगा, आप माइनस आयोटा कॉमन ले लीजिए। यहां से मैं माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूं, माइनस आयोटा कॉमन, तो यहां तो z बचेगा और माइनस में हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा। यहां z बचा और यहां हो गया माइनस 1 अपॉन आयोटा मोड इक्वल्स टू मोड ऑफ z माइनस आयोटा। अब बच्चों ये ऐसे लिख जाएगा माइनस आयोटा का मोड और मोड ऑफ z। भाई 1 अपॉन आयोटा तो माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो ये प्लस आयोटा हो गया इक्वल्स टू मोड ऑफ z माइनस आयोटा। बच्चों मोड ऑफ माइनस आयोटा तो 1 हो जाएगा, तो ये बन गया मोड ऑफ z प्लस आयोटा इक्वल्स टू मोड ऑफ z माइनस आयोटा। अब देखो जी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि z का आयोटा से डिस्टेंस और माइनस आयोटा से डिस्टेंस, ये समझ में माइनस आयोटा से डिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, अरे एक बार वापस लिखो इसको भाई।
इसको आप ऐसे ना लिख दो को जेड माइनस माइनस आयोटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड का माइनस आयोटा से डिस्टेंस और ये है जेड का आयोटा से डिस्टेंस और दोनों इक्वल हैं। यदि मैं इसको यहां बनाने की कोशिश करूं बच्चों, यहां बच्चों मेरा आयोटा है और ये माइनस का आयोटा है। अब कहा गया एक ऐसा पॉइंट का लोकस बताओ जो इसका इससे और इससे डिस्टेंस इक्वल हो, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो आयोटा और माइनस आयोटा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कौन लग रहा है मुझे, ये एक्सिस ही तो लग रहा है। ये देखो इसका परपेंडिकुलर भी है और इसके मिड पॉइंट से पास भी करता है। तो ये रियल एक्सिस, कौन सा एक्सिस, ये रियल एक्सिस। तो जेड कहां लाई करेगा बच्चों, रियल एक्सिस पे लाई करेगा, इसलिए ऑप्शन बी बच्चों एकदम से करेक्ट होगा। तो बच्चों एक कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हमें हो गया है कि यदि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू लिखा हो तो मतलब जेड कहां लाई करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा और वो लाइन कौन सा होगा, z1 z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बच्चों। अब बच्चों एक और छोटा सा लोकस डिस्कस करते हैं। बच्चों यदि ऐसा लिख दिया जाए कहीं आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, इसकी चर्चा भी हम करेंगे भाई। तो एक बार सोचो भाई क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखता हूं बना के क्या कहानी है। ये बच्चों मैंने एक्सिस बनाए, यहां ओरिजिन है। अब कह रहा है जेड का जो आर्गुमेंट है वो थीटा है। मैंने यहां एक कोई पॉइंट लिया, उसको इससे ज्वाइन किया और माना इसका आर्गुमेंट थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना भैया, थीटा हुआ। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाऊं, यहां इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लूं, उसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो आर्गुमेंट कितना आने वाला है, थीटा ही आने वाला है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पे जेड कहीं इस लाइन पे जेड कहीं भी लाई कर सकता है। तो जेड कहां है, इस लाइन पे कहीं भी है। अब मैं सोच रहा हूं यदि मैं ओरिजिन के दूसरी पार चला जाऊं, यहां पॉइंट लूं, अब इसको इससे ज्वाइन करूं, तो क्या अब भी आर्गुमेंट थीटा आएगा क्या, ना ना, अब आर्गुमेंट थीटा नहीं आएगा, अब आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा। तो बच्चों आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा में जो जेड है वो कहां लाई करेगा, ओरिजिन से जाने वाली एक लाइन पे लाई करेगा, लेकिन वो लाइन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। और ऐसा एक लाइन सेगमेंट जो एक ही डायरेक्शन में चलता जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे कहते हैं बच्चों। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों एक रे। और ये कहां से स्टार्ट होगी रे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। और इसमें बच्चों जो ओरिजिन होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। भाई ओरिजिन क्यों इंक्लूड नहीं किया, अरे जो जीरो है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होता है उसका आर्ग्यूमेंट तो डिफाइंड ही नहीं होता, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इक्वल टू थीटा थोड़ा ना होगा। इसलिए ये एक रे है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रे रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है, लेकिन इसमें ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं है बच्चों। फिर से विचार कीजिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू थीटा, ये क्या है भाई, ये भी रे है, लेकिन ये वाली रे अब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है, कहां से स्टार्ट होएगी, जेड नॉट से स्टार्ट होएगी। ऐसे बनेगा डायग्राम भैया, ऐसे यहां हुआ जेड नॉट और ये इधर को रे जाएगी, यहां कहीं भी जेड आपका हो सकता है। ये मैं रियल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बनाऊं तो ये वाला एंगल अपना थीटा होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रे स्टार्टिंग फ्रॉम जेड नॉट, जेड नॉट से स्टार्ट होने वाली रे को बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा। एक एग्जांपल बच्चों देखें, जैसे भाई यदि हमसे पूछा जाए भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाई 4, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है।
तो हमें पता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक रे रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से स्टार्ट होएगा और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल π/4 बनाएगा। डायग्राम में बना के दिखाऊं क्या रे? ये बच्चों मैंने एक्सिस बना लिए, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली रे और जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है π/4, ये है बच्चों इसका लोकस। अब बच्चों यदि मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं, कार्टेशियन फॉर्म जानते हो ना रे, एक्स और वाई के टर्म्स में, तो मैं कह सकता हूं सीधे सीधे ये तो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, लेकिन y सिर्फ कौन से लाइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब यहां से भी इसको बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है भाई? जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है, यदि मैं z को x प्लस आयोटा y ले लेता हूं तो आर्गुमेंट ऑफ z एक्चुअली में tan इनवर्स y अपॉन x होगा और इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल्स टू π/4। बच्चों जो z का आर्ग्यूमेंट है वो π/4 है, π/4 है। इसका मतलब z कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। भाई आर्गुमेंट जब 0 से π/2 होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, π/2 से पाई होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस π/2 से 0 होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और माइनस पाई से माइनस π/2 होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। बच्चों ये जो tan इनवर्स है उसको उधर ले जाओ तो y अपॉन x का वैल्यू tan π/4 बच्चों बन गया है और tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इक्वेशन क्या आ गया? y इज इक्वल टू x। कई बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं, y इक्वल टू x लिख के बस छोड़ देते हैं। यहां कहानी खत्म नहीं हुई, साथ में ये भी तो कहो x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है। ये दोनों लिखो या एक लिखो वही सफिशिएंट है, क्योंकि y और x तो दोनों बराबर हैं। तो x ग्रेटर देन 0 कहा तो y अपने आप ही ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इस रे का जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं तो x और y में जो कंडीशन है वो भी आपको जरूर लिखना चाहिए। यदि वो नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं जाके गलत भी हो सकता है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जैसे मैं कंडीशन लगाता हूं x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तब ये एक रे को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों नॉर्मली किस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाता है बुक्स में कि आपको दो रेज गिवन होती हैं और उन दोनों रेज का आपको निकालना होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसा क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है। तो भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन में कहा गया है find the point of intersection of the curve दो कर्व आपको गिवन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। कर्व क्या है भी? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 3π/4 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 2z प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू π/4। तो देखिएगा अभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखिए। जो पहले वाला इक्वेशन है वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे, वो तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रे को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 2 आयोटा से स्टार्ट होएगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 3π/4 एंगल बनाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला इक्वेशन वो उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें गड़बड़ी क्या हुई? z को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन z तो अकेला होना चाहिए तभी मैं पहचान पाऊंगा। तो यहां क्या करिए, 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो ऐसा बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 इंटू z प्लस 1/2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू π/4। भाई जो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है बच्चों वो लॉग के जैसी होती हैं, तो ऐसा बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। अब 2 तो एक पॉजिटिव रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो तो 0 होता है, तो मतलब इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो बचा क्या? ये बचा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यहां माइनस लिख लीजिए, -1/2 प्लस आयोटा
इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये बच्चों, तो अब ये भी एक रे आ गया है। तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको ये करना चाहिए बच्चों, इनको एक्स वाई में कन्वर्ट नहीं करना है, वो बाद में सोचेंगे। पहले आप दोनों रे जो हैं उनको ड्रॉ कर लीजिए, दोनों रे को आप ड्रॉ कर लीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो रेज है ये आपस में इंटरसेक्ट कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब यदि इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे, और यदि इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो कह देंगे भैया इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। तो आइए बना लेते हैं एक बार। तो भाई शुरू करते हैं बनाना। डायग्राम सुंदर बनाना पड़ेगा भाई। ये बनाया मैंने रियल एक्सेस और ये बनाया मैंने बच्चों इमेजिनरी एक्सेस। जो पहले वाला रे है वो 2 आयोटा से शुरू होगा और एक्स एक्सिस से 3 पाई बाय 4 एंगल बनाएगा। यहां मान लेता हूं जी 2 आयोटा, ये रहा 2 आयोटा, और ये एक्स एक्सिस से 3 पाई बाय 4 एंगल बनाता है। तो कुछ इस तरीके का बनेगा ना, 3 पाई बाय 4 एंगल बनाएगा। तो भाई ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस 3 पाई बाय 4, तो यहां ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई बाय 4। ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। अब दूसरे वाला जो रे है बच्चों वो -1/2, 1 से स्टार्ट होगा। -1/2, 1 यहां कहीं से स्टार्ट होगा बच्चों, और आर्गुमेंट कितना गिवन है? पाई बाय 4 गिवन है। तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पाई बाय 4 एंगल बनाता हुआ जाएगा। इसका मतलब कि वो इधर को जाएगा ऐसे। ये बच्चों बन गया है दूसरा रे। अब यहां डायग्राम से मुझे दिखाई दे रहा है कि बच्चों ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ आएगा ही नहीं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है, बच्चा कहता सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो रे बनी है ये ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जा सकती इंटरसेक्ट करके? भाई वो तो बहुत सिंपल ज्योमेट्री से मैं आपको समझा सकता हूं। देखो बच्चों ये बताओ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? बोलो 1/2। ये डिस्टेंस कितना है? 1/2। ये एंगल कितना है? पाई बाय 4। यदि ये एंगल पाई बाय 4 है तो एक छोटा सा ट्राइंगल आप देखिएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ये नीचे वाला डिस्टेंस 1 है, ये हो गया 1/2। तो यहां तक ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 3/2 हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है एक्चुअली में ये 3/2 आयोटा होगा, और 3/2 आयोटा 2 आयोटा से तो नीचे ही होगा, इसलिए नीचे की साइड से निकल जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब मान लो ये वाला वैल्यू 2 आयोटा से बड़ा आ जाता तो इंटरसेक्ट कर जाता। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के निकालने के लिए इनको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते एक्स और वाई के टर्म्स में, और फिर सॉल्व कर लेते बच्चों। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि ये दोनों रे इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो डायग्राम बना के ही पता चल जाएगा कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है बच्चों। तो हमें क्या पता चला? ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो नॉन इंटरसेक्टिंग है जी, नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग है तो भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा ही नहीं। तो ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों। बात क्लियर हुई जी? चलिए आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन बच्चों करते हैं। इफ आर्गुमेंट ऑफ z minus a is equal to 2 pi by 3 and argument of z plus a is equal to pi by 6 where a belongs to r positive, मतलब a कोई पॉजिटिव रियल नंबर बच्चों है, और z माइनस ए का आर्ग्यूमेंट 2 पाई बाय 3 है, z प्लस ए का आर्ग्यूमेंट पाई बाय 6 है। तो आपसे पूछा गया, ऑप्शन है ये आपके पास, z इज इंडिपेंडेंट ऑफ a। सेकेंड ऑप्शन, mod of z minus a is equal to mod of a is equal to mod of z। थर्ड ऑप्शन है बच्चों, mod of z plus a is equal to √3 into mod of a, and the last option is z is equal to a into e की पावर iota pi by 3। ये बच्चों है, देखो
तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे भाई, इसका ज्योमेट्री क्लिक डायग्राम बनाएंगे। जेड माइनस ए का आर्ग्यूमेंट 2π/3 है। इसका मतलब जेड एक रे पे लाई करता है जो ए से शुरू हो रही है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 2π/3 एंगल बनाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस ए इक्वल्स टू π/6 है। इसका मतलब जेड एक रे पे लाई करता है जो माइनस ए से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल π/6 बनाती है। तो वास्तव में जेड है क्या, इन दोनों रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों। आइए ड्रॉ करते हैं। ये बच्चों मैंने बना लिया है रियल एक्सेस। यहां इसमें ओरिजिन से इधर होगा आपका ए और यहां होगा बच्चों माइनस ए। ये पॉइंट हो गया माइनस ए और ये हो गया ए, मतलब माइनस ए कोमा और वो a,0 और ये भाई 0,0 आपका ओरिजिन। अब यहां बनाना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस ए इक्वल्स टू 2π/3। एक रे आपको बनानी है, यहां से स्टार्ट हो और एक्स एक्सिस से एंगल 2π/3 बनाए। 2π/3 मतलब कि 120। तो ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी रे बन जाएगी भाई। इधर वाला एंगल बच्चों 120 यदि है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरा जो रे है बच्चों वो यहां से स्टार्ट होगा माइनस ए से और वो एंगल बनाएगा π/6, मतलब कि π/6 मतलब कि बच्चों 30 डिग्री। अब बच्चों जो वास्तव में जेड है वो यहां है, जेड ये वाला पॉइंट होगा बच्चों, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि जेड इस वाली रे पे भी लाई कर रहा है, इस वाली रे पे भी लाई कर रहा है, इसका मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है। तो अब इस जेड के बारे में आपको भैया बताना है। तो सबसे पहले देखो, ये एंगल आपका 30 डिग्री, ये एंगल आपका 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल आपका कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। इस ट्रायंगल का कुछ मैं नाम रख लेता हूं ए बी और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने सी। तो बच्चों जो ट्रायंगल एबीसी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। अब बच्चों इसकी जो ये साइड है ए बी, साइड ए बी का लेंथ तो 2a के इक्वल है। भाई ये ओरिजिन है, इससे इधर a डिस्टेंस, इधर a डिस्टेंस, तो ए बी का लेंथ 2a के इक्वल है। तो अब यदि मुझे ए बी का लेंथ पता है तो मैं इससे ये BC और AC का लेंथ फाइंड कर सकता हूं बड़े आराम से, थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। जैसे यदि मैं इसमें निकालता हूं sin 30 डिग्री, भाई sin 30 कैसे निकलेगा, क्या था फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस हुआ, तो sin 30 इक्वल्स टू होगा AC अपॉन AB। sin 30 का वैल्यू बच्चों 1/2 होता है, AC तो AC है और AB का वैल्यू 2A है। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि AC का वैल्यू A आ चुका है, AC का वैल्यू A के इक्वल आ गया है। और AC क्या है, AC है Z और A के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब मॉड ऑफ Z माइनस A इज इक्वल टू A है। बच्चों A तो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो A का मोड लिखो या A लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है बच्चों। तो बी ऑप्शन मुझे सही होता दिख रहा है आधा सा। अब पहले मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं, उसमें BC निकाल लेता हूं। भाई BC निकालने के लिए आप sin 60 यूज कर लो तो उससे BC आ जाएगा। तो सिमिलरली लिख देता हूं, सिमिलरली यहां sin 60 निकालोगे तो BC आ जाएगा। BC इक्वल्स टू आ जाएगा, BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, sin 60 यहां रखूंगा तो √3/2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो AC का वैल्यू मतलब BC का वैल्यू आ जाएगा A इंटू √3। और बच्चों BC है कौन रे, Z और माइनस A के बीच का डिस्टेंस है, और Z और माइनस A के बीच का डिस्टेंस तो क्या होगा, मॉड ऑफ Z प्लस A होगा, और वो कितना आ गया √3 इंटू A के लिए फिर वही कह रहा हूं, A लिखो या मॉड ऑफ A लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है क्योंकि A तो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये देखो मॉड ऑफ Z प्लस A इक्वल्स टू √3 इंटू A आ गया है। इसका मतलब ऑप्शन सी तो करेक्ट हो चुका है। अब ऑप्शन बी की यदि मैं बात कर रहा हूं तो वहां मॉड Z का वैल्यू मुझे और चाहिए। मॉड Z का मतलब समझते हो क्या, इसको यहां से मिला दो भैया, यहां से, ये डिस्टेंस कहलाएगा मॉड Z। अब बच्चों इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो रे, ये वाला डिस्टेंस A है और AC भी कितना है, A है।
ये वाला लेंथ इक्वल हो गए। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अरे ध्यान से यार, ए ओ सी को ध्यान से देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो जो बाकी एंगल होंगे, इसके सामने वाला एंगल ये वाला और इसके सामने एंगल ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये दोनों इक्वल है, तीसरा एंगल 60 है, इसका मतलब ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो हमें क्या पता चल गया है, हमें पता चल गया ट्राइंगल ए ओ सी एच इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए ओ सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए ओ सी का लेंथ भी ए होगा और ओ सी कोई और नहीं, वो मॉड ऑफ जेड है। तो मॉड ऑफ जेड का वैल्यू ए के इक्वल होगा बच्चों। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, मॉड ऑफ जेड माइनस ए के इक्वल है और मॉड ऑफ जेड भी ए के इक्वल है। अब भाई बच्चों ये देखो, ये वाला एंगल कितना है भैया, 60 डिग्री है। तो यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को देखूं तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ए है, माने इसका मैग्नीट्यूड ए है और ये एक्स एक्सिस से एंगल 60 डिग्री बना रहा है, मतलब कि इसका आर्ग्यूमेंट 60 डिग्री मतलब कि π/3 है। इसलिए जेड क्या होगा, जेड क्या होता है भाई, मॉड जेड ई की पावर आयोटा थीटा होता है ना। मॉड जेड कितना आ चुका है, यहाँ मॉड जेड आ चुका है ए और इसका एक्स एक्सिस से एंगल मतलब इसका आर्ग्यूमेंट वो है 60 डिग्री मतलब कि π/3। सो जेड इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर आयोटा π/3। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। जैसे ही ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। जेड का वैल्यू तो ए पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए बच्चों रॉन्ग होगा। चलिए बच्चों अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया, अब थोड़ा आगे चलते हैं। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला से आगे कौन सा फॉर्मूला आया करता था, सेक्शन फॉर्मूला। तो अब चर्चा करते हैं बच्चों किसकी, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। यहां बच्चों जो फॉर्मूला सब आ रहे हैं वो कोई नए फॉर्मूले नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने सीखे हुए हैं। बस वहां जहां एक्स और वाई आप लिखा करते थे, यहां बस जेड लिख दे रहे हैं। तो कैसे कहेंगे बातों को भाई बच्चों, एक कोई हमारा पॉइंट ए है, एक कोई पॉइंट बी है, एक तीसरा पॉइंट सी है जो इसको m1 टू m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब यदि मैं इस पॉइंट को z1, इसको z2 और इसको z कहता हूं तो z का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू वही पुराना फॉर्मूला m1 z2 प्लस m2 z1, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। भाई आपने सीखा था डिवीजन दो तरीके के होते हैं, कि इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है। तो ये वाला कौन से के लिए फॉर्मूला है, ये इंटरनल के लिए फॉर्मूला है। तो ये कौन सा डिवीजन की चर्चा करी हमने, इंटरनल, इंटरनल डिवीजन। भाई इंटरनल डिवीजन का मतलब जानते हो ना रे, जब डिवाइड करने वाला पॉइंट इनके बीच में लाई करता है उसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं। दूसरी बात कौन सी होती है भाई, दूसरी बात है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, रेशो तो ऐसे ही रहेगा, AC अपॉन BC m1 अपॉन m2 होगा, लेकिन इस बार जो पॉइंट C होगा वो A और B के बीच में नहीं रही होगा। यहाँ A है यहाँ B है, C इधर आ जाएगा या B के उस साइड चला जाएगा। पॉइंट वही है, ये Z है, ये Z1 है और ये Z2 है बच्चों। तो रिलेशन क्या लिखा जाएगा यहाँ, Z इज इक्वल टू m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। सेम वही रिलेशन जो एक्सटर्नल डिवीजन में पता था, प्लस की जगह माइनस आ जाता है, बिल्कुल सेम वही बात है बच्चों। ये इसमें बच्चों आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है क्या, यदि सी ए बी का मिड पॉइंट हो जाए, इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन z इज इक्वल टू z1
प्लस Z2/2, Z1 प्लस Z2/2। तो फिर आपको हम बता रहे हैं भाई कोई नए फॉर्मूले नहीं है, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फॉर्मूले आपने सीखे हैं वही वाले फॉर्मूले हैं, बस वहां जहां x और y लिखते थे यहां z लिख दो, बाकी कुछ करना नहीं है आपको भाई। अब भाई जैसे आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला सीख लिया, सेक्शन फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला हम निकाला करते थे जिसे कहते थे सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड का फॉर्मूला भी सीख लो भैया। किसकी चर्चा करेंगे? सेंट्रॉयड। आप बच्चों सेंट्रॉयड का फॉर्मूला देखेंगे क्या होगा। बच्चों ये हमारा ट्राइंगल है ABC, ये Z1, ये Z2 और ये Z3। तो बच्चों सेंट्रॉयड का नाम यदि मैं G रख देता हूं तो पॉइंट G क्या होगा? सिंपली Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3, ये बच्चों होगा। यहां भी आपने देखा कोई नई बात नहीं है, ये फॉर्मूले थोड़े छोटे हो रहे हैं। वहां जब सेंट्रॉयड का फॉर्मूला लिखते थे आप x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 ऐसा लिखते थे। यहां तो x और y दोनों z के अंदर एक साथ ही आ गए हैं बच्चों। सेम ऐसे ही बच्चों मैं इन सेंटर का फॉर्मूला भी लिख सकता हूं। किसका फॉर्मूला रे? इन सेंटर का फॉर्मूला। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? वही ax1 प्लस bx2 प्लस cx3/a प्लस b प्लस c, ऐसा फॉर्मूला होता था। सेम यहां भी काम करेगा। तो यदि मैं ये वाले साइड के लेंथ को a, ये वाले साइड के लेंथ को b और ये वाले साइड के लेंथ को c कहता हूं, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a z1 प्लस b z2 प्लस c z3/a प्लस b प्लस c। ऐसे बच्चों सेंट्रॉयड के इन सेंटर का फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला तो वही ऐसे ही हम सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सबके निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई खास जरूरत हमें कभी भी नहीं पड़ती है। जरूरत तो इसकी भी नॉर्मली कहीं नहीं पड़ने वाली है, सेंट्रॉयड की जरूरत पड़ जाए इतना ही काफी होता है बच्चों। ठीक है जी। आप बच्चों आगे बढ़ते हैं और सेक्शन फॉर्मूला के बाद अब हम डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यदि आप चीजों को समझ पाए हों तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि हमारे जो कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूलाज थे उन्हीं फॉर्मूलोज को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, फिर उनको याद कर रहे हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का क्वेश्चन लिखा हुआ आपका एग्जाम में आएगा, फिर उसको आप सोच के बता देंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी सी बात है छोटी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की चर्चा करते हैं। वही ट्राइंगल आपका है, उसमें 3 पॉइंट है, A Z1, B Z2 और C Z3। और यहां ट्राइंगल बना देता हूं मैं, कुछ करना नहीं है, लेकिन ऐसी फीलिंग सी आएगी जो ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल ABC है, इसका मुझे एरिया निकालना है बच्चों। बच्चों Z1 को आप ले लीजिए x1 प्लस आयोटा y1, Z2 आप लिखिएगा x2 प्लस आयोटा y2 और Z3 को हम कहेंगे x3 प्लस आयोटा y3। तो बच्चों ये 3 पॉइंट सिंपली आगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया तो बहुत आराम से आ ही जाना है भाई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला था ना डिटरमिनेंट वाला, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और इसका छोटा सा मॉडुलस। ये बच्चों है। अब भाई देखो ये जो फॉर्मूला है ना इसमें x1 y1 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे x1 y1 में फॉर्मूला थोड़ा ना चाहिए, मुझे तो फॉर्मूला z के टर्म्स में चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां x1 का वैल्यू मैं z के टर्म्स में लिखूंगा। भाई जो z1 है वो x1 प्लस आयोटा y1 है, तो यहां से जो x1 है क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो भाई z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट अपॉन 2। देखो जी ध्यान से, भाई z1 ये है, z1 कॉन्जुगेट x1 माइनस आयोटा y1 होगा, दोनों को प्लस करूंगा तो 2x1 आएगा। तो x1 का वैल्यू z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट अपॉन 2 के इक्वल बच्चों होगा। ऐसे y1 का वैल्यू यदि मैं पूछूं तो वो क्या आने वाला है,
वो आएगा z माइनस मतलब z1 माइनस z1 कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा, और ये भैया 1। ऐसे ही बाकी दोनों रो भी वैसी बनेंगी भाई। यहाँ z2 प्लस z2 कॉन्जुगेट अपॉन 2, यहाँ z2 माइनस z2 कॉन्जुगेट अपॉन, यहाँ कॉन्जुगेट नहीं है अभी, अपॉन 2i, ये 1। और लास्ट वाले रो में z3 प्लस z3 कॉन्जुगेट अपॉन 2 और z3 माइनस z3 कॉन्जुगेट अपॉन 2i, और ये 1, और बाहर एक छोटू सा मैग्नीट्यूड। अब भाई देखिएगा, एक लाइन यही बना लेता हूं। जो पहले वाला जो हमारा कॉलम है उससे मैं 1/2 कॉमन लूंगा, दूसरे वाले कॉलम से भी मैं 1/2 आयोटा कॉमन लूंगा। अब बच्चों जो आयोटा जब बाहर जा रहा होगा ना तो साथ में ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आयोटा की कहानी तो खत्म हो जाएगी। तो एक 1/2 यहां से और एक 1/2 यहां से आएगा, तो कुल मिला के 1/4 हो गया, और एक 1/2 बाहर लिखा हुआ है, तो कुल मिला के 1/8 बन जाएगा। तो ये बन गया 1/8 डिटर्मिनेंट ऑफ z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट z1 माइनस z1 कॉन्जुगेट 1, z2 प्लस z2 कॉन्जुगेट और z2 माइनस z2 कॉन्जुगेट 1, z3 प्लस z3 कॉन्जुगेट z3 माइनस z3 कॉन्जुगेट 1। ऐसा बच्चों बन गया है। अब भाई क्या करने का है, बहुत ही आसान सा काम करने का है। आप क्या करिए, इन दोनों कॉलम को आपस में ऐड कर दीजिए, इन दोनों कॉलम को आपस में आप ऐड कर दीजिए। तो भाई जब इन दोनों कॉलम्स को मैं ऐड करूंगा तो ये देखो कॉन्जुगेट वाले सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2z1 या 2z2 और यहाँ 2z3 बच्चों बन जाएगा। तो क्या बनेगा देखिएगा, ये कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा बनेगा जी 1/8 तो बाहर लिखा ही है, मॉडुलस यहां बन जाएगा 2z1, यहां 2z2 और यहां 2z3, यहां वही आपका z1 माइनस z1 कॉन्जुगेट, ये z2 माइनस z2 कॉन्जुगेट और ये z3 माइनस z3 कॉन्जुगेट 1 1 1, ऐसा बच्चों बना है। अब भाई क्या करो, आप यहां से ये वाला 2 कॉमन निकाल लो बाहर, 2 बाहर आ जाएगा तो बाहर 1/4 बचेगा, और यहां बच रहा है z1 z2 z3 और यहां z1 माइनस z1 कॉन्जुगेट, z2 माइनस z2 कॉन्जुगेट और z3 माइनस z3 कॉन्जुगेट 1 1 1। अब बच्चों आप सेकंड वाले कॉलम से फर्स्ट वाले कॉलम को माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे z1 z2 z3 कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा बच्चों, 1/4 तो है ही, मॉडुलस है बाहर, यहाँ z1 z2 z3, ये माइनस z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट माइनस z3 कॉन्जुगेट 1 1 1, ऐसा बच्चों बनेगा। अब बच्चों जो माइनस का साइन है इसको मैं बाहर कॉमन ले लूंगा, और बाहर तो मोड लगा हुआ है, मोड उस माइनस को प्लस बना देगा। तो कुल मिला के फाइनली जो एरिया आ गया है वो क्या आ गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आ गया 1/4 डिटर्मिनेंट ऑफ z1 z2 z3, z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट 1 1 1, ऐसा बच्चों आ गया है। अब इसे चाहे तो आप ओपन करके भी याद रख सकते हैं, या तो ऐसे ही याद रख सकते हैं, मुझे तो ऐसे ही बहुत बढ़िया लग रहा है, भी ऐसे ही याद रख लो। इसको कुछ लोग और थोड़ा सिंपल बना के भी याद करते हैं। ये 3/3 वाला जो डिटर्मिनेंट बन गया ना, कुछ लोग इसको 2/2 का बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, माइनस माइनस कर लेते हैं। भाई आप इस वाले से इस वाले को माइनस करो, इस वाले से इस वाले को माइनस करो, थोड़ा छोटा बन सकता है। वैसे याद रखने के लिए तो ये भी बहुत अच्छा है, फिर भी मैं थोड़ा सा कारनामा और कर लेता हूं। तो फर्स्ट वाले को ऐसा ही रखता हूं, z1 कॉन्जुगेट और 1। इस वाले से इस वाले को माइनस यदि कर दूं तो z2 माइनस z1 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट 0, z3 माइनस z3 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट और 0, ऐसा बच्चों बना है। छोटा सा डिटर्मिनेंट मॉडुलस तो चल ही रहा है। अब बच्चों यदि मैं इसको ओपन कर देता हूं
तो ये सिंपली ऐसा कुछ बन जा रहा है Z2 माइनस Z1 और यहाँ Z2 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, ये Z3 माइनस Z2 भी लिख सकते हो, Z1 भी लिख सकते हो भाई। अभी इससे आपने इस वाले से इसको माइनस का चाहते तो इससे इसको भी माइनस कर सकते थे। मैं Z1 लिख रहा हूँ फिलहाल, Z3 माइनस Z1 कॉन्जुगेट, ये बच्चों बन गया। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा याद रखो, ऐसा याद रखो, जैसा मर्जी याद रखो। ठीक है भाई, सबसे काम चल जाने वाला है। आओ बच्चों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं। अब बच्चों हम कोलिनियरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने ऐसे 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं, ए बी और सी। ए बी और सी, पॉइंट ए Z1 है, पॉइंट बी Z2 है और पॉइंट सी Z है। ये 3 पॉइंट्स एक लाइन में हैं और इसी सिचुएशन में है, मतलब कि जो सी है वो ए बी के बीच में लाई करता है। तो इस रिलेशन को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, क्या क्या कंडीशन बना सकता हूं। बच्चों कोलिनियरिटी चेक करने के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कई सारे तरीके सीखे थे, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, और वही स्लोप से सीखा था और एरिया ऑफ ट्राइंगल से सीखा था। वही सारे लगा दूं इसमें। आइए पहली बात समझिए। पहली बात यह है बच्चों, ऐसा लिख लूं क्या, इफ ए मतलब Z1, सी मतलब Z, बी मतलब Z2 आर कोलिनियर एंड सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, देन पहला कंडीशन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि AC प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी होगा। AC प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी होगा। इसको यदि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में लिखूं तो AC का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस CB का मतलब मॉड ऑफ Z माइनस Z2। मोड में इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही बात है। इक्वल्स टू ए बी मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो बच्चों यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ABC एक लाइन में है और C A और B के बीच में लाई करता है। दूसरी बात बच्चों, इसी बात को मैं और कैसे कह सकता हूं, स्लोप वाले तरीके से कह सकता हूं, आर्ग्यूमेंट। बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1, Z माइनस Z1 का जो आर्ग्यूमेंट होगा वही आर्ग्यूमेंट होगा Z2 माइनस Z का, और या तो मैं कह सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 भी। अब आर्ग्यूमेंट में आपको ध्यान रखा है बच्चों, उधर वाले से इधर वाले को माइनस करना है। भाई इधर से इधर माइनस किया तो इससे भी इसको माइनस करना है, उसमें आप उल्टा नहीं कर सकते। यदि उल्टा करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नीट्यूड मतलब कि आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज होने से आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाता है। तो यदि किसी ने यहाँ ऐसे लिख दिया Z माइनस Z2 तो गलत हो जाएगा, Z माइनस Z2 नहीं लिख सकते, आपको Z2 माइनस Z ही लिखना पड़ेगा। तीसरा तरीका बच्चों, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से कह सकता हूं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0 के इक्वल होगा। और भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था ना मैंने अभी 1/4 करके जो था, तो 1/4 को तो 0 में भेजो तो क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ Z माइनस Z1 और Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, यहां Z2 माइनस Z1 और Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल से बच्चों हमने लिख दिया है। और एक तरीका और बचा है मेरे पास अभी, पता है कौन सा तरीका है, सेक्शन फॉर्मूले से। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके भी मैं ये काम कर सकता हूं। कैसे देखिएगा भाई, Z को मैं क्या लिख सकता हूं, यदि मैं रेशो M1 to M2 का रेशो मान लेता हूं, या लैम्डास टू 1 का रेशो मैं मान लेता हूं, कुछ भी रेशो मान लो, M1 M2 मान लेता हूं चलो भी, तो ये M1 Z2 प्लस M2 Z1 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा बच्चों ये बन गया है। अब मैं इसको थोड़ा और सुंदर बनाता हूं। सुंदर कैसे बनाऊंगा देखिएगा, आप इसको M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू Z2 लिख दीजिए,
और इसको आप m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू z1 लिख दीजिए। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, ध्यान से देखो इस वाले को, ये पूरा m1 अपॉन m1 प्लस m2 और m2 अपॉन m1 प्लस m2, इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो देखो वैल्यू 1 आएगा। मैंने इसका और इसका सम 1 है, तो इसका और इसका सम 1 है। तो क्या करता हूं मैं, ये वाला जो वैल्यू है इसको कुछ लेट कर लेता हूं, इसको कुछ लेट कर लेता हूं। मान लो इसको मैंने क्या लेट कर लिया, लैम्डा, इसको मैंने लैम्डा लेट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो बच्चों z का वैल्यू क्या आ गया है, 1 माइनस लैम्डा इंटू z1 प्लस लैम्डा z2, ऐसा बच्चों आ गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां हमने कंडीशन रखा है जो सी है ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इंटरनल डिवीजन है। तो इंटरनल डिवीजन में m1 और m2 दोनों पॉजिटिव ही होंगे, तो ये वाला जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा होगा, ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा होगा, मतलब लैम्डा पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा होगा, लैम्डा पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा होगा। एक रिलेशन बच्चों ये आ गया है। देखिए क्या हमने सीखा है, यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसी बात को हम 4 तरीके से लिख के बता सकते हैं। पहला डिस्टेंस फॉर्मूले से, दूसरा आर्गुमेंट से, तीसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल से और चौथा सेक्शन फॉर्मूले से। बच्चों एक बार बच्चों IIT JEE में इसी बात से सवाल बना दिया था, यही कंडीशन, जो चारों कंडीशन लेके इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आप समझ पाएंगे क्या कहा। क्वेश्चन में कुछ ऐसे कहा गया था बच्चों, लेट z1 एंड z2, लेट z1 एंड z2, थोड़ा और नीचे आ गई, लेट z1 एंड z2 be two distinct complex numbers, be two distinct complex numbers and let z is equal to 1 minus t into z1 plus t into z2 for some real number t with t between 0 and 1। देन आगे ऑप्शन थे भैया, 4 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। दूसरा ऑप्शन था बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2। थर्ड ऑप्शन आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 is equal to argument of z2 minus z1। The last option is determinant of z minus z1, z conjugate minus z1 conjugate, z2 minus z1, z2 conjugate minus z1 conjugate is equal to 0। ये भाई पूरा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखें तो कुछ क्वेश्चन में नहीं है, वो जो अभी अभी हमने डिस्कशन किया है उसी को पूरा लिख दिया है, इसने दिमाग नहीं लगाया सवाल में। भाई जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है z इक्वल टू 1 माइनस टी z1 प्लस टी इंटू z2 और t बिटवीन 0 एंड 1, इससे मुझे पता है क्या पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है कि बच्चों z1 z2 और z एक ही लाइन में है और z1 और z2 के बीच में लाई करता है। ये मुझे इस गिवन रिलेशन से पता चल चुका है। याद रखिएगा बच्चों, यदि t का वैल्यू 0 से 1 के बीच में दिया है तभी हम कहेंगे कि z1 और z2 के बीच में है। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर बाहर भी जा सकता है। फिलहाल तो दिया है, इसका मतलब z1 z2 के बीच में है। अब बच्चों हमने जो पूरा डिस्कशन किया था उसको सेम टू सेम आप देख लो। इस सिचुएशन में ये कंडीशन हमने बनाया था भाई, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू ये टोटल डिस्टेंस। आर्गुमेंट को ध्यान से देखो, आर्गुमेंट देखने वाली चीज, आर्गुमेंट z माइनस z1, आर्गुमेंट z माइनस z2, डायरेक्शन पे ध्यान दो।
यहां से यहां, इसमें यहां से यहां डायरेक्शन चेंज हो गया। इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ को माइनस कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। इसका मतलब ये गलत हो गया है। सी ऑप्शन देखो, z माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, ये सही डायरेक्शन है। दोनों एक ही डायरेक्शन में लिए गए हैं। और बच्चों यदि मैं लास्ट ऑप्शन को देख रहा हूं, ये कुछ नहीं रे, कुछ नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है भाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 होना ही है। तो ये वाला ऑप्शन भी बच्चों एकदम से करेक्ट हुआ। कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया था। जो थ्योरी हमने पढ़ी थी कोलिनिटी की, उसके 4 कंडीशन बने थे, उनमें से एक आपने क्वेश्चन में रख दिया, बाकी 3 ऑप्शन में रख दिए, एक गलत ऑप्शन रख दिया। बस सिंपली इस रिलेशन हमने पहचान लिया कि ये कॉलिनियर हैं और Z Z1 Z2 के बीच में लाई करता है। फिर उससे रिलेटेड जो भी बातें थी वो हमने देख ली कौन कौन सी है। तो बच्चों आज आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्री में किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर चलने वाला है। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल चीजें कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही चीजें चलने वाली हैं। बस कुछ लोकस आपको याद कर लेने हैं, कुछ लोकस आपको याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं कि इस टाइप का इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। आज तो जैसे पॉइंट के बारे में डिस्कशन हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेंटर्ड, इन सेंटर, इनकी बातें की है। नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की चर्चा करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल की चर्चा करेंगे, उसके बाद इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सबकी चर्चा करेंगे बच्चों। तो मेहनत से पढ़ते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।